वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 32 है। इससे पहले के भी वीडियोज आप जरूर देखिएगा। इन वीडियोज को देखकर आप अपने इंटरव्यू की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हम लोगों के पास प्रीवियस इंटरव्यूज में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनका कलेक्शन है, उनका बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है वो भी बताए गए हैं इस वीडियो में। यह CPC का पार्ट 1 है और हम लोग इस बार बिहार जे के लिए मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन वर्जन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पे अपना नाम BGS इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ जरूरी औपचारिकताओं के बाद आपको इंटरव्यू बैच में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप कैंडिडेट नहीं है तो आपकी जानकारी में कोई अन्य कैंडिडेट है तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और अंत में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं CPC 1 का पार्ट 32 स्टार्ट हो चुकी है। और टू बिगिन विथ CPC, व्हाट इज CPC में जो सेक्शंस हैं, is that procedural law or sections are substantive law? CPC का जो सेक्शन है that is part of substantive law and orders are part of procedural law. तो ये CPC में याद रखना है आपको। What is definition of decree? Sir, decree has been defined under Section 2, Clause 2 of the Code as a formal expression of adjudication as regards the court passing it, conclusively determine the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. And it shall be deemed to include rejection of claim and determination of a question under Section 144. And it shall not include any appeal from which any adjudication from which an appeal lies or order of dismissal for default. तो ये पूरा बोलेंगे कि सिर्फ सूट पे आके रुक जाएंगे? नहीं, ये पूरा बोलना है। डिक्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन conclusively determines right of the parties डिक्री जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन either deciding all the rights or any of the rights of parties in controversy, and the nature of determination must be conclusive. अगर टेम्पररी नेचर मतलब conclusive मतलब फाइनली डिसाइडेड, अगर टेम्पररी नेचर का है तो ये डिक्री नहीं हो सकता। और उसके बाद इसमें आ गया व्हाट इज डिक्री। तो कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मीन्स फाइनल डिटर्मिनेशन, उसमें कुछ कोई चीज बचा नहीं हो। अगर 5 इशूज हैं किसी सूट में तो एक भी इशूज का अगर डिटर्मिनेशन आ गया तो वो डिक्री बन सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 5 का आएगा तभी डिक्री होगा। इवन इफ 1 इशू इज डिसाइडेड कंक्लूसिवली, तो conclusive if determination is not conclusive, it shall never be decree. The conclusive determination is the gist of the definition of decree. So there is a difference for preparation for mains and preparation for interview. For the purposes of mains, you can adjust the wording of your sentence. You have time of thinking and correcting it.
for interview you have no time, whatever you once said, that's it. There is no scope of correction because time is the essence during interview. और टाइम नहीं लग रहा, आप कंसिस्टेंट और फ्लुएंट हैं, तो इंटरव्यू जो है इट्स नॉट ओनली कि यू नो द करेक्ट आंसर. Interview is about how fluently and consistently you speak the answer. The way you speak that have, मान लो कि तुम भी आंसर जानते हो, बाकी भी आंसर जानता, तुम थोड़े फ्लुएंट हो तो तुम्हें वेटेज मिल जाएगा. अगला स्टैमरिंग करता है, हकलाता है, सोचता है, रुकता है, ठीक से बोल. आदमी सोचता, हकलाता या रुकता या ठीक से तभी बोल नहीं पाता जब क्लैरिटी ऑफ थॉट या क्लैरिटी ऑफ विजन नहीं हो. और स्वाभाविक सी बात है कि जिसका क्लैरिटी ऑफ थॉट, जिसका क्लैरिटी ऑफ विजन जितना बढ़िया रहेगा उसको उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा. तो डिग्री के बारे में पूछा जाए तो तुम कंप्लीट आंसर, क्योंकि कंप्लीट आंसर देना बुरा नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा पहले इसको जान लें. अब ये सारी चीजें तुम बैठ के रिवाइज करोगे तो सुबह से शाम पता ना इस तरीके से हो पाएगा. हमारे साथ तो अब देखो ना, सीआरपी से 5 वीडियो में कवर हो गया पूरा सीआरपी से. Yes, sir. 2.5 घंटे में. कैन एनी कैंडिडेट प्रिपेयर सीआरपीसी सेक्शन 1 से लेके लास्ट तक 2.5 घंटे में? इज इट No, sir. पॉसिबल? दिस इज टोटली अनबिलीवेबल. तो सीपीसी भी 5 क्लासेज में हो जाएगा, तो 2-2 घंटे 2.5 घंटे में तुम सीआरपीसी जैसे मेजर सब्जेक्ट को सीपीसी कर रहे हो, तो दिस इज जस्ट, ये एक अच्छी बात है, स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता. अब कमिंग बैक टू द डिग्री टीचिंग एस्पेक्ट, डिग्री इज फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन इज द डेफिनेशन. अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज एडजुडिकेशन? Sir, adjudication means judicial determination. It implies that the court has heard the parties, taken into account their contention, and applied its mind, and then decided the case on merits. परफेक्ट. लेकिन एक चीज छूट गई, वो जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टी. Judicial determination of rights of the judicial determination means determination with judicial mind. And there can be determination with judicial mind if the court has heard the parties. Parties have been allowed to present their case. So it becomes adjudication is, to cut it simple, you said many things, not bad, that's good. लेकिन जो चीजें आपने कही उसमें आपको ऐड करना है डिटर्मिनेशन किस चीज का? Rights of the party. हाँ, तो फिर परफेक्ट हो जाएगा वो. तो इससे पूछा जाता है एडजुडिकेशन, व्हाट इज एडजुडिकेशन? तो एवरी डिटर्मिनेशन इज नॉट एडजुडिकेशन. अब जैसे 2 आदमियों के बीच कोई डिस्प्यूट है और हमने डिसाइड कर दिया, तो आई डोंट हैव जुडिशियल अथॉरिटी. माय डिसीजन या माय डिटर्मिनेशन may not amount adjudication. Adjudication is a special word that is by the court of a competent jurisdiction. तो ये सारी चीजें मेंस पर्पस के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं when you are writing a short note or explain. But so far as the question is मेंस में adjudication पे short note आ गया तो you need to write and explain all these things. But so far as during interview, if it is asked what is an adjudication, तो simple answer is the judicial determination of the rights of the parties. तो इसको और इम्प्रूव करने के लिए अगर आप बोल रहे हैं कि कंक्लूसिव जुडिशियल डिटर्मिनेशन,
तो ये भी आप बोल सकते हैं कि कंक्लूसिव जुडिशियल डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज, डिटर्मिनेशन हैज टू बी फाइनल, and Yes, sir. if the determination is not final, determination is temporary. Temporary and determination, both the word are antithesis to each other. Temporary, there can be no temporary determination. Temporary determination may be interim order. That may be interim, but so far as permanent determination, conclusive determination, final determination, so you must highlight the word conclusive while defining the decree. इस तरह से हम लोग करेंगे तो फंस जाएंगे थोड़ा, क्योंकि सिंस डिग्री इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछ दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है. तो कमिंग बैक टू द डिसीजन दैट फॉर्मल व्हाई डिग्री इज नोन एज फॉर्मल एक्सप्रेशन. तो फॉर्मल एक्सप्रेशन determination is known as judgment, decision of the court, and that decision of the court, that judgment of the court is expressed into the decree sheet. Therefore the definition में लिखा हुआ formal expression of an adjudication conclusively determines all or any of the rights of the parties in controversy in a suit or proceeding, and it shall be deemed to include rejection of plaint or any order passed under section 144. 144 क्या CPC 144 क्या है, CPC है या CRPC? CPC है sir. 144, and it does not include any adjudication from which an appeal lies as appeal from order. But if there is an adjudication and appeal lies as a decree, then whether that adjudication will be decree or not, yes. So adjudication is if an order and that is appealable order, तो determination of appealable order क्या वो decree होगा या नहीं होगा? नहीं, appealable order decree नहीं होगा. Yes, appealable order is not decree. And dismissal in default, dismissal in default में तो determination हुआ ही नहीं, तो इसलिए वो decree नहीं होगा. Rejection of plaint can be rejected on the ground mentioned under order 7 rule 11. तो rejection and dismissal में डिफरेंस है, ये भी पूछा गया इन टर्म्स ऑफ डिक्री. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजेक्शन एंड डिसमिसल? तो रिजेक्शन इज ऑन लॉ पॉइंट व्हेन a suit is not maintainable or does not have any cause of action. तो that is always upon the law point determination. तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन dismissal and rejection. So rejection would be a deemed decree and dismissal does not be included into decree. Is it okay now? Yes, sir. Rejection is deemed decree. Now what is deemed decree? ये डिक्री पे हो गया. अब जो जज साहब आपका इंटरव्यू लेंगे, बहुत सारी चीजें वहाँ पे, पता ना, मेरी एक आदत सी है कि आई ऑलवेज वर्क अपॉन साइकोलॉजी ऑफ इंटरव्यू बोथ. आई डोंट नो कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उन चीज़ों को आई ऑलवेज कीप इनटू माय माइंड. अब जज साहब हैं, 5-6 लड़कों से सवाल पूछ लिया, तो एक नॉर्मल टेंडेंसी होगी कि जो सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं उन सवालों को फिर रिपीट ना करें. रिपीट तभी करेंगे जब उस सवाल का जवाब उनको नहीं मिल पा रहा है किसी बच्चे से, तो हो सकता है रिपीट करें. वो रिपीट करें और बाई चांस आप पहुंच गए वहां पर और आपने सही जवाब दे दिया तो आपसे प्रसन्न होंगे, तो आपको बोनस मार्क मिल सकता है वहां पे. तो दीज आर द अपॉर्चुनिटी. तो दिस इज एडवांटेज
कि अगर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो बहुत अच्छे नंबर आने के भी चांस होते हैं। What exactly would be the question? अब मान लीजिए किसी से एडजुडिकेशन पूछ लिया, किसी से डीम्ड डिक्री पूछ लिया, तो what is the meaning of deemed decree? So deemed decree is the which is not essentially a decree, but by legal fiction it is presumed. इसेंशियली की जगह टेक्निकली हम कह सकते हैं, हाँ, technically इसेंशियली एंड टेक्निकली दोनों लगा दो। Deemed decree is one which is not essentially and technically a decree, but that is presumed in the eyes of law to be a decree. Therefore, it is known as deemed decree. The code recognizes two types of deemed decree. One is rejection of plaint, and another is an adjudication under section 144 CPC. So this is deemed decree. स्टैट्यूट कुछ ऐसे प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें भी डिक्री पास की जाती है तो वो उन्हें भी डीम्ड डिक्री, इतना डिटेल में नहीं, इट्स नॉट मीन्स जो बेयर एक्ट का है बस उतना ही हम लोगों को करना है। तो व्हाई रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री एंड व्हाई डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज नॉट ए डिक्री? तो आंसर इज रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डीम्ड डिक्री बिकॉज सूट इज नॉट मेंटेनेबल ड्यू टू सम रीजन एज प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 and hence suit in the present form is not maintainable and determines one of the right of the parties. Nothing could be decree unless there is a determination of the rights of the parties. ऐसे भी मेंस वगैरह में, हायर जुडिशरी में इस तरह का भी नथिंग कुड बी ए डिक्री अनलेस देयर इज एडजुडिकेशन, अनलेस देयर इज कंक्लूसिव एडजुडिकेशन। बात एक ही है, लैंग्वेज केवल चेंज है। तो चलो तुम्हारा डिक्री हो गया, डिक्री प्रिलिमिनरी। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिक्री कितने टाइप की होती है, तो कितने टाइप की डिग्री होती है? सर सीपीसी 3 तरह की डिग्री के बारे में बात करता है, एक प्रिलिमिनरी, एक फाइनल और एक पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। प्रिलिमिनरी डिग्री किसे कहते हैं? सर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 2 क्लॉज 2 डिफाइन करता है प्रिलिमिनरी डिग्री। अ डिग्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स आर टू बी टेकन फॉर डिस्पोजल ऑफ द सूट। तुमको रिकॉर्डिंग जो भेज रहे हैं ना, तो तुम जैसे जो पोर्शन है तो टिक करके उसे सेव कर लेना अपने लैपटॉप में, और सेव करके थोड़ा सा हेड नोट्स बना लेना कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब हाँ, उससे होगा क्या ना कि मान लो कि कहीं कंफ्यूजन हो गया तो वही पोर्शन, मतलब डेट वुड सेव यू मच ऑफ द टाइम। हमारे पास तो ये सारी चीज, मतलब अब बहुत सारे, अब अभी तुम्हारा चल रहा, अराउंड 20 स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर दिस स्पेशल सेशन। अभी बहुत सारे बच्चे लोग, कुछ बच्चे लोग नाराज हो गए कि अब टाइम तो जब मैं पहले कह रहा था तो नोबडी वाज रेस्पॉन्डिंग, आई हैव लिमिटेड टाइम। तो मैं कितना, एक दिन में हमारा टीचिंग हो रहा है 15 घंटे 16 घंटे, अब मैं कितना करा पाऊंगा? तो इसलिए वो बनाते चलना। सो लिख लेते हैं, मतलब हेड नोट्स बनाते हैं, इसको रिवाइज करना। तो अच्छा चलो, एनीवे हम लोग गप बहुत करते हैं। पुट ए ब्रेक ऑन मी आल्सो, गप बाद में करेंगे। व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिग्री? आप बता रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। The explanation to section 2 clause 2 defines preliminary decree. A decree is preliminary when further proceedings are to be taken for the disposal of the suit. हाँ, और what is final degree? So, explanation to section 2 clause 2 defines final decree. Adjudication results in disposal of the suit. और what is partly preliminary, partly final? Such decrees are also known as composite decrees and are passed in suits like suit for recovery of possession or mean profit. The
court may order delivery of possession to the plaintiff and an inquiry into mean profit. So the first part of the decree would be final and the second part is preliminary. Appealable orders are decree or not? No, sir, appealable orders are not decrees. A decree holder, who is decree holder? The decree holder means a person in favor of person in whose the decree has been passed. बस इतना ही। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, वो भी है। हाँ सर, वो है। हाँ, तो वो भी बोलोगे ना, ये तो आधा अधूरा हो गया। देखो डिग्री होल्डर जस्ट रीड 2, 3। The decree holder is any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of execution has been made. ऑर्डर किसे कहते हैं? Order has been defined under section 2 clause 14 of the code as formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिक्री इज ऑर्डर? Yes, sir. सोचो, एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज नॉट डिक्री इज ऑर्डर। अगर मैं कहूं कि एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिक्री इज ऑर्डर, थिंक हो सकता है सर। थिंक ए मोमेंट। तो अगर ऑर्डर पे कहें तो क्या इज एवरी एडजुडिकेशन इज डिक्री? No. हाँ, तो which टाइप ऑफ एडजुडिकेशन में भी डिक्री? कंक्लूसिव। Yes, sir. हाँ, तो और ऑर्डर का बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है। ये इतना छोटा शॉर्टकट है। शॉर्टकट का एक अपना ही मैजिक और एक अपना ही चार्म है। Yes, sir. मतलब डायलॉग के तौर पे सुपर हिट होता है। बहुत ही मतलब छोटे छोटे डायलॉग। तो अगर पूछा जाए ऑर्डर, तो एडजुडिकेशन व्हिच इज नॉट ए डिक्री इज ऑर्डर। और क्या यही डिफिनीशन दिया हुआ है और देयर इज एनी अदर डिफिनीशन प्रोवाइडेड? देखो, इसका चेक मतलब करो। ये है वर्ड्स को इधर उधर कर दिया है। हाँ, तो उसमें ऑर्डर का भी फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चाहिए सर। हाँ, तो एडजुडिकेशन, तो अगर हमें कंप्लीटली बोलना है डायलॉग के तौर पे और सिंपलेस्ट वे में बोलना है, तो हम बोलेंगे कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन व्हिच इज नॉट डिक्री। तो क्या अब कंप्लीट होगा? यस सर। अगर सीधा पूछें, अब तुम कहानी बना रहे हो कि कोर्ट में बहुत सारे ऑर्डर डे टू डे पास होते हैं इस तरह के, अब नाउ यू हैव बीन टीचिंग देम, तो फिर गिव इंटरव्यू, डोंट टीच देम। तो अब नाउ आई आस्क, व्हाट इज एन ऑर्डर? Sir, order has been defined under section 2 clause 14 of the code. Any formal expression of adjudication of a court which is not a decree would be an order. यस, करेक्ट। कभी कभी वहां पे मजाकिया सीन भी बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि वहां पे पूछा गया कि ऑर्डर किसे कहता है, तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है। इस तो ऐसे भी आंसर दिए कि ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। तो मतलब बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। तो इस टाइप मतलब दैट इज आल्सो, मतलब इस तरह से भी आंसर दिया जाता है। वो बेचारा भूल गया, उस पे प्रेशर है, नर्वस है,
अच्छा परफॉर्म करना है, उसका सपना है, भविष्य है, और घबराहट में उससे निकल सर, गया। तो हम भी वही किए थे ना कि आपने पूछा कि हिंदू मैरिज एक्ट किस पे अप्लाई होता है, तो बोले हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू पे अप्लाई होता है। हाँ 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 हाँ, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि स्टूडेंट ऐसा, वो टाइम प्रेशर और जो तो इसीलिए कि आप कूल और रिलैक्स हैं, तो ऐसी गलतियां, अब ये तो फनी टाइप का आंसर हो गया ना। ऑर्डर क्या होता है, तो कोर्ट के द्वारा पास किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट किस पे लागू होता है, तो हिंदू पे लागू होता है। तो दिस इज अच्छा, एनीवे चल। हाँ, तो कुछ ऐसे ऑर्डर हैं which may amount to decree, और कुछ ऐसे ऑर्डर हैं which may not amount to decree। तो नॉन अपीलेबल ऑर्डर इज नॉट डिक्री। ये या अपीलेबल ऑर्डर इज नॉट डिक्री। Sir, non-appealable orders would be a deemed decree, but appealable orders will not be a decree. तो नॉन अपीलेबल, अगर इफ नो अपील हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम दैट ऑर्डर, विल दैट बी डिक्री? Yes, sir. मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूँ। कानून की सारी किताबें बंद कर दो। अपील तब होता है जब पार्टी का राइट अफेक्ट होगा। हाँ, अपील, रिवीजन और ये सारे जो प्रोसीडिंग्स है, टेकिंग द मैटर टू द सुपीरियर कोर्ट फॉर रिकंसिडरेशन। अपील इज रिकंसिडरेशन, री हियरिंग ऑफ द सूट। तो जब नॉन अपीलेबल ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर जिससे अपील अलाउड नहीं है, तो क्या ऐसा ऑर्डर जिससे अपील अलाउड नहीं है, तो क्या ऐसा ऑर्डर पार्टी के राइट्स को अफेक्ट करेगा? नहीं। नहीं करेगा। तो पार्टी के राइट्स को अफेक्ट नहीं करेगा तो एडजुडिकेशन नहीं होगा, और अगर एडजुडिकेशन ही नहीं होगा तो क्या वो डिक्री होगा? No. तो नॉन अपीलेबल ऑर्डर इज आल्सो नॉट ए डिक्री, बिकॉज डिक्री रिक्वायर्स एडजुडिकेशन। और किस तरह का? टेम्पररी एडजुडिकेशन और कंक्लूसिव एडजुडिकेशन। Conclusive, sir. हाँ, अब कंक्लूसिव एडजुडिकेशन को स्लिप ऑफ टंग में फाइनल एडजुडिकेशन निकल जाता है, लेकिन हमें बेयर एक्ट के शब्दों को ध्यान रखना, उसी अंदाज में बोलना। तो यहाँ पे जो तो तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा है, तो तुमसे पूछा जा सकता कि वेदर नॉन अपीलेबल ऑर्डर वुड बी डिक्री और नॉट। कह दिया नो, इट्स नॉट डिक्री। तो फिर कहेंगे कि क्या डिम डिक्री हो सकता है या नहीं? अब फिर तुम लगे, अरे डिक्री ही नहीं होगा तो डिम डिक्री कहां से होगा? तो नॉन अपीलेबल ऑर्डर वो ऑर्डर हैं जिनसे पार्टी के राइट्स पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं हो। कोर्ट ने तारीख लगा दी, अगले महीने को की 10 तारीख को सुनवाई होगी, तो क्या इज इट अपीलेबल ऑर्डर? No, sir. तो तुम प्रीपोनमेंट या पोस्टपोनमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड। अगर प्रीपोनमेंट या पोस्टपोनमेंट की एप्लीकेशन खारिज या अलाउ हो जाती है, तो इफ देयर इज ए ग्राउंड, और अगर कोई भी ग्राउंड नहीं बनता या किसी, तो 151, अब हम लोग उन सारे चीजों को बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक सिंपल मसला था कि नॉन अपीलेबल ऑर्डर इज डिक्री है। हाँ, तो वो तो डिग्री है ही नहीं। एंड अपीलेबल ऑर्डर वो अपने आप में डिग्री नहीं है, क्योंकि दैट इज कोड इज साइलेंट अबाउट whether non appealable order is decree or not, an order which is not appealable। इसका मतलब हुआ कि that order does not affect right of the parties, और रूटीन में पास होते हैं, डे टू डे डेली पास होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर डेली पास्ड। कोर्ट ने आवाज लगाया, कोई
प्रेजेंट नहीं है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, केस वाज कॉल्ड, नन इज प्रेजेंट, बी अवेटेड टिल 2 PM। तो इस ऑर्डर से पार्टी का कोई राइट न डिसाइड हुआ, न कोई असर पड़ा, तो क्या ऐसे ऑर्डर भी अपीलेबल होंगे? नो सर। तो डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक है एवरी डिग्री इज अपीलेबल। अब कानून बनाने वालों ने कानून बनाया कि एवरी डिग्री इज अपीलेबल। व्हाई एवरी डिग्री इज अपीलेबल? Sir, because the Why? determine the rights of the party. Yes. Every decree is appealable because every decree conclusively determines the right of parties, and if there is conclusive determination that affects the rights of the parties, and whenever a right is affected, it requires reconsideration by superior court, and reconsideration is necessary because of human error. A man is bound to commit error when there is a final and conclusive determination, when there is a conclusive adjudication. Whether that adjudication is free from human error or not, we invented the concept of appeal or other form of taking the matter to the superior court, maybe revision, maybe civil miscellaneous main petition, maybe writ or any other remedy provided under the statute. So if something is affecting the rights of the parties, that matter may be taken to the superior court by the modes provided under the procedural law. So since decree conclusively determines the right of the parties, therefore every decree is appealable except consent decree. Consent decree is based upon law of estoppel. You cannot retract from what you have consented. Consent decree is passed on the basis of admission, on the basis of consent of the party, and consent decree is not appealable. Except consent decree, every decree is appealable because there is a conclusive I hope and believe कि क्योंकि सीपीसी से कुछ पूछा जाएगा तो पहला ही प्रयास उनका होता डिग्री पे पूछने का, और एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर इंटरव्यू, हमेशा पीटी मेंस इंटर, कुछ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। तो क्या है डिफरेंस? Sir, decree determines the rights of the parties conclusively. An order may or may not determine the rights of the parties. So decree is passed in civil suits. An order can arise from a plain petition application. And every decree is appealable other than consent decree. All orders are not appealable. Only those orders that are mentioned in section 104 and order 43 rule 1 are appealable. अब देखो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये पॉइंट रिकॉर्डिंग सुन के इनको नोट डाउन कर लेना। डिग्री केवल सूट में ही पास हो सकता है या बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। ऑर्डर जो है सूट में भी हो सकता है या अदर पिटीशन या एप्लीकेशन में भी हो सकता। डिग्री जो है नेसेसरली कंक्लूसिव एडजुडिकेशन डिटरमाइनिंग द राइट ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। ऑर्डर में और मे नॉट फाइनली डिटरमाइन सच राइट्स ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर may or may not have conclusive determination. Unless there is conclusive determination, there can be no decree. क्या यह कहना ठीक है? Yes, sir. तो order may have conclusive determination. If the order is having conclusive determination, that order has been made appealable. So there are two types of order. One is appealable order and other is non-appealable order. तो which are appealable order वो प्रोवाइड किया हुआ है। डिक्री जो है प्रिलिमिनरी फाइनल या पार्टली प्रिलिमिनरी फाइनल हो सकता, ऑर्डर ऐसा नहीं हो सकता।
है। नॉर्मली किसी सूट में 1 डिग्री पास की जाती है नॉर्मली, लेकिन ऑर्डर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्डर पास किया जाता। एवरी डिग्री जो है अपीलेबल है, लेकिन एवरी ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल। और ये जो अपीलेबल ऑर्डर हैं वो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 रूल 1 में प्रोवाइड किए गए हैं। और क्या अपील? सेकेंड अपील क्या? डिग्री में हो सकता है सर, ऑर्डर में नहीं हो सकता। हाँ हाँ हाँ। और ये तो हो गया, मतलब रिकॉर्डिंग सुन के इनको पॉइंट वाइज समराइज करके लिख लेना, उसको याद कर लेना, थोड़ा मिरर प्रैक्टिस भी कर लेना। डिस्टिंक्शन जो अंतर क्या है डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट में? पहले डिक्री पास होता है कि पहले जजमेंट पास होता है? पहले सर जजमेंट। या पहले डिग्री पास होता है? जजमेंट होता है सर। हाँ, वो मेरे माइंड में डिसाइड करते हैं कि उसको क्या करना है। जजमेंट के ही टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है प्रिंटेड फॉर्मेट में, और उसके बाद वो डिक्री बनता है। तो क्या कहें, जजमेंट प्रीसीड्स डिक्री और डिक्री प्रीसीड्स जजमेंट? जजमेंट प्रीसीड्स डिक्री। 1 मिनट इनको हम जरा बोल दें ठीक है सर। थोड़ा सा। हेलो। हाँ शुभम जी, आपका थोड़ा सा लेट हो गया है, 9:30 वाला शायद आपका टाइम बाय मिस्टेक हमने दे दिया था आपको। 11 बजे चलेगा? 11 बजे? 11 बजे ठीक है सर। हाँ, तो 11 बजे अभी चल रहा है किसी का स्पेशल मॉक, और इसके बाद हाँ, तो क्या कहना चाहिए, जजमेंट प्रीसीड्स डिक्री और डिक्री प्रीसीड्स जजमेंट, क्या सही होगा? डिक्री। हाँ हाँ। तो जजमेंट किसे कहते हैं हम लोग? सर जजमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2+9 ऑफ सीपीसी। हाँ, व्हाट इज दैट? स्टेटमेंट ऑफ द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यस। तो जो जजमेंट है, अगर रीजनिंग नहीं है तो कोई जजमेंट नहीं हो सकता। स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड को क्या रीजनिंग कहा जा सकता है? यस सर। लीगल रिप्रेजेंटेटिव? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2+11 में है, और इसमें 3 बातें कही गई है। पहला कि अ पर्सन हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, और हु इंटरमीडिएट्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, or the person on whom the estate would default upon the death of a party suing or to the representative capacity. इंटरमेडलर किसे कहते हैं? इंटरमेडल्स द स्टेट ऑफ डिसीज लिखा हुआ, तो व्हाट इज इंटरमेडलर? सर जो उसको ये करता है, इंटरमीडिएट उसे डील करता है। हाँ, that is correct. अब नाउ मीन प्रॉफिट, व्हाट इज मीन प्रॉफिट? Sir, mean profit has been defined under section 2+12 of the code, and mean profit means the profits, the gains which a person in wrongful possession of the property has received, together with interest on such profit, but will not include any improvement profits made by the due to improvements made by the person in wrongful possession. करेक्ट, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। अब एक सवाल मैं बदमाशी वाला पूछूंगा। ठीक है सर। प्लेंटिफ ने किराए पे अपना मकान दिया ठीक है। 50,000 रुपए के रेंट पर। ठीक। डिफेंडेंट ने मकान खाली नहीं किया समय पे, और प्लेंटिफ का 2 लाख रुपए पर महीने के तौर पे, प्लेंटिफ का 2 लाख रुपए
हर महीने का नुकसान हुआ सही समय पे मकान खाली नहीं करने के कारण, तो मीन प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा? 2 लाख के बेसिस पे कैलकुलेट होगा या 50,000 के बेसिस पे कैलकुलेट होगा? 50,000 के बेसिस पे सर, भाई बिकॉज मीन प्रॉफिट कहता है कि wrongful gain by of the defendant. इसका आंसर होगा मीन प्रॉफिट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द डिफेंडेंट हैज गेन्ड और माइट हैव गेन्ड विथ ड्यू डिलिजेंस. Mean profit has not to be decided on the basis of actual loss of the plaintiff. Definition में कहीं दिया हुआ है कि what the plaintiff has lost. No sir. तो mean profit may be treated as a type of compensation to the rightful owner who has been kept out of the possession of his property. Yes sir. तो मीन प्रॉफिट में जो डिफेंडेंट का पोजीशन है रॉन्गफुल होना चाहिए या अनलॉफुल होना चाहिए या दोनों होना चाहिए? wrongful sir. अनलॉफुल अगर है तो trespasser होना जाएगा. नहीं, अगर डिफेंडेंट का पोजीशन अनलॉफुल है तो रॉन्ग, अगर इफ द पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट इज अनलॉफुल तो क्या डिफेंडेंट को मीन प्रॉफिट मतलब ये मीन प्रॉफिट से कवर होगा या नहीं होगा? पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट इज अनलॉफुल. नहीं सर, सेक्शन 2 क्लॉज 12 wrongful possession की बात करता है. फिर फंस गए यहाँ पे. रॉन्गफुल में अनलॉफुल आएगा या नहीं आएगा? wrongful वाइडर टर्म है सर, तो unlawful कवर हो जाएगा. हाँ, तो इसीलिए कानून इतना वो नहीं होता, इसीलिए रॉन्गफुल शब्द का इस्तेमाल किया गया. अब रॉन्गफुल इज ए वेरी वेरी वाइडर टर्म. अनलॉफुल में व्हिच इज कंट्ररी, जैसे कोई ट्रेसपासर हो गया. किराएदार को मकान खाली करना है लेकिन उसे जो अपना सामान हटाना था कहीं दूसरी जगह बात किया था वहां पे उसका सेटलमेंट नहीं हो पाया और जिस कारण से मजबूरी में उसे रुकना पड़ा, तो इज दिस अनलॉफुल और इट इज रॉन्गफुल? अनलॉफुल है कि बंदूक के दम पे जबरदस्ती कब्जा कर लिया, व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम. हाँ, तो डेट इज रॉन्गफुल. तो मीन प्रॉफिट में ऑलवेज जो है फॉरगेट नॉट, इट्स रॉन्गफुल. अब नाउ पोजीशन जो है सेकंड गारंटीड राइट है और मीन प्रॉफिट का केस कौन सी प्रॉपर्टी में होगा, मूवेबल या इमूवेबल? immovable सर. कहीं लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी, निकालो 212. प्रॉपर्टी लिखा है तो क्या मीन प्रॉफिट immovable के रेस्पेक्ट पे है. ये इसमें कंट अगर मान लो कि तुमने ड्राइवर रखा है और ड्राइवर रखा है, अपनी गाड़ी जो है टैक्सी में चलवा रहे हैं. हाँ. ड्राइवर को हटा दिया, ड्राइवर को गाड़ी वापस करना था, ड्राइवर ने गाड़ी वापस नहीं किया तो ड्राइवर पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बन गया एक तरफ, और तुम चाहते हो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में तो ये जेल उल जाएगा, जो तुमको डैमेज हुआ वो तुम एक सिविल सूट भी फाइल करना चाहते हैं. कैन यू फाइल ए सिविल सूट फॉर मीन प्रॉफिट और नॉट इन सच ए केस? वो ड्राइवर तुम्हें गाड़ी उसने वापस नहीं दी, वो गाड़ी चलवा रहा है टैक्सी में. सर हमें मीन प्रॉफिट हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट नहीं पढ़ते हैं.
बुक जो है स्टूडेंट एडिशन की किताबें, अब मैं बुक पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, नो कमेंट। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ। कहीं बेयर इफ बुक से कंट्ररी कोई चीज लिखी हो, अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक बार, उसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी की बात की गई है। If it pertains to movable property, will that be taken as mean profit or not? डेफिनेशन की बात कैसे ली जा सकती है? तो उसमें सिर्फ property word है। हमने जो उदाहरण दिया कि ड्राइवर रखा था, ड्राइवर ने गाड़ी हैंड ओवर नहीं किया, तो यू शैल फाइल ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ अ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या उसमें मीन प्रॉफिट भी क्लेम करोगे, नहीं करोगे? अच्छा, वरी नॉट, इतना आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वो डिटेल में जाएंगे। तुम्हारा मन क्या कहता है? नेचर ऑफ प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड। क्या कोई ऑथर या क्या कोई ज्यूरिस्ट कैन ही इंटरप्रेट कंट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ बेयर एक्ट? नो सर। कैन सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इंटरप्रेट कंट्ररी जजमेंट जो है दैट इज बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन? कैन सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कंट्ररी टू द? तो अब द वर्ड अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इसमें जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट कि मूवेबल प्रॉपर्टी में भी मीन प्रॉफिट क्लेम किया जा सकता, और कुछ कंट्ररी जजमेंट भी है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं हो सकता। तो अगर लॉ का ऐसा व्यू है कि मूवेबल प्रॉपर्टी में मीन प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो दैट इज नॉट ए गुड व्यू। जो ऑर्डर 20 रूल 12 में इंक्वायरीज फॉर, तो वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ वहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के इंक्वायरी का नहीं एग्जाम्पल दिया हुआ, दैट डजंट मीन कि मीन प्रॉफिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केसेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर और दिस इज ए मैटर ऑफ thorough extensive academic research in consonance with the judgment pronounced by High Court and Supreme Court। तो कहने का मतलब कि ये एक बहुत ही डीप मैटर है, और इंटरव्यू में अब मान लो कि बाई चांस जज साहब पूछ बैठे, तो आपका यहाँ पे सारे जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। आपको सिर्फ ये कहना है कि सर द वर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, देयरफॉर आई थिंक दैट मूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो मे बी कवर्ड। कोई कंफर्म ओपिनियन इस तरह से नहीं रखना, ऐसे। ठीक है सर, ठीक है। आपका आंसर सिर्फ इतना ही, सर सिंस द वर्ड प्रॉपर्टी हैज बीन यूज्ड, सो आई थिंक दैट मूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो मे बी कवर्ड, राइट? मतलब हमने तुम्हें बताया कि जब आप आगे को बढ़ेंगे तो लॉट ऑफ काउंटर जजमेंट, कंट्राडिक्टरी थे, बहुत सारी चीजें मिलेगी। लॉ इज स्टिल अनसेटल्ड इनटू मेनी रेस्पेक्ट। उसके बाद जो डिफिनीशन सेक्शन से मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह या जजमेंट डेटर किसे कहते हैं? So judgment debtor means a person against whom a decree has been passed or order capable of execution. हाँ, तो अगर कोई आदमी पार्टी टू सूट है लेकिन नो डिक्री अगेंस्ट हिम हैज बीन पास्ड, तो क्या वो जजमेंट डेटर होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा। कॉज ऑफ एक्शन किसे कहते हैं? So
cause of action would be the मेंस में खूब पूछा जाता है बिहार में। from which the cause of action would be the अब यहीं पे अब हम रोकेंगे, तैयारी करके ये रिवाइज करो और नेक्स्ट सेशन में तुम्हें बताना है। इंटरव्यू मॉक जो है बगैर तैयारी के देने का मतलब तैरना आता नहीं, समंदर में छलांग लगाना।